नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पंकज कुमावत पर। आज का विषय है हमारा टैक्स सिस्टम पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपने जाना था कि वैश्विक स्तर के टैक्स सिस्टम को, जिसमें टैक्स सिस्टम होता है क्या है, उसकी सिद्धांत, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रणालियां और प्रकार। तो पार्ट 1 को पार्ट 2 के इंडिया के टैक्स सिस्टम पर हम लागू करेंगे। तो आज का विषय है हमारा इंडियन टैक्स सिस्टम। इंडियन टैक्स सिस्टम के अंतर्गत दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनको जानने से पहले भारतीय संविधान में इंडिया के टैक्स सिस्टम की स्थिति को जानते हैं। भारतीय संघीय प्रणाली में सरकार के 3 स्तरों पर कराधान के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, इनको अलग अलग कर लगाने की शक्तियां प्रदान की गई। संविधान के आर्टिकल 265 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित एवं संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 246 के अनुसार संसद को 7वीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने का अधिकार है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कर लगाने का अधिकार है। आर्टिकल 280 के अनुसार केंद्र एवं राज्य के मध्य संसाधनों का बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो अब हम डायरेक्ट टैक्स सिस्टम पर बात करें तो नंबर 1, पर्सनल इनकम टैक्स। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कुल वार्षिक आय पर केंद्र सरकार द्वारा पर्सनल इनकम टैक्स अधिरोपित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुल वार्षिक आय के अंतर्गत कृषि आय को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें शामिल है सैलरी, एसेट या मकान से होने वाली आय या व्यवसाय से लाभ, पूंजी पर लाभ और अन्य हेड्स ऑफ इनकम शामिल है। नंबर 2, निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स। केंद्र सरकार के द्वारा पंजीकृत कंपनियों की नेट एनुअल इनकम पर कॉरपोरेशन टैक्स अधिरोपित किया जाता है। यहाँ पर नेट इनकम का मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट से है। यहाँ पर निगम कर लगाने का तर्क भी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। कंपनी एक स्वतंत्र इकाई है तथा किसी भी व्यक्ति से अलग एवं स्वतंत्र अस्तित्व होता है। कभी कभी निगम कर की रेट को कम करने से निवेश को अधिक बढ़ावा मिलता है। सरकार के द्वारा समय समय पर एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिए तथा निजी निवेश को अधिक बढ़ावा देने के लिए निगम कर के रेट को कम करने का प्रयास करती है। नंबर 3, कैपिटल गेन टैक्स। जब किसी प्रतिभूति, शेयर या अंचल परिसंपत्तियों पर उसको खरीदने की लागत से अगर अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो प्राप्त प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहते हैं, और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में होता है। इन सभी डायरेक्ट टैक्स के अलावा अन्य माध्यम से भी सरकार डायरेक्ट टैक्स वसूलती है। लाभांश वितरण कर, इसमें होता क्या है कि कंपनियों के द्वारा शेयर धारकों को लाभांश वितरित किए जाते हैं, जो तकनीकी रूप से शेयर धारकों की आय है। लेकिन आयकर अधिनियम के अनुसार शेयर धारक को इस आय पर टैक्स नहीं दिया जाता है, परंतु सरकार द्वारा उस कंपनी से टैक्स अदा करने की आशा करती है जिसने लाभांश का वितरण किया है। कंपनी के लाभांश वितरण की घोषणा के बाद 14 दिन के अंदर लाभांश वितरण कर अदा करना होता है। इसके अलावा एक और डायरेक्ट टैक्स सिस्टम होता है, न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। जब कोई कंपनी अपनी बुक प्रॉफिट को सरकार द्वारा बताए गए स्थानों पर अगर निवेश कर दे तो उस कंपनी की कर देयता 0 हो जाती है। ऐसी कंपनी को जीरो टैक्स कंपनी कहते हैं। इन कंपनियों के द्वारा कभी कभी अपनी कर देयता को कम करने के लिए नियमों का दुरुपयोग भी किया जाता है। अतः सरकार के राजस्व संग्रह की हानि को कम करने के लिए मैट का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी को अपनी बुक प्रॉफिट का न्यूनतम हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है। अब हम इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम पर बात करेंगे, जिसपे शामिल है जीएसटी। लेकिन जीएसटी से पहले क्या स्थिति थी, जो है नंबर 1, एक्साइज ड्यूटी। इसमें वस्तुओं पर केंद्र सरकार द्वारा टैक्स अधिरोपित किया जाता है, केवल अल्कोहल एवं मादक पदार्थों को छोड़कर। इन पर राज्य उत्पाद शुल्क अधिरोपित किया जाता है। नंबर 2, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। इस पर केंद्र सरकार द्वारा आयात निर्यात पर टैक्स अधिरोपित किया जाता है। नंबर 3, सर्विस टैक्स। इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किया जाता है, जो किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संदर्भ में लगाया जाता है। यहाँ पर मैं बता दूं कि सेवा टैक्स को चलैया समिति की सिफारिश के आधार पर 1994-1995 में प्रारंभ किया गया था तथा बाद में 88वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संघ सूची में जोड़ दिया गया। जीएसटी के अंतर्गत एक आईजीएसटी आएगा, जिसे समझने के लिए केंद्रीय बिक्री कर को समझना होगा। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को वस्तुओं की अंतरराज्यीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर बिक्री कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है।
और ये उत्पत्ति आधारित कर है, मतलब जिस राज्य में वस्तुएं निर्मित होगी उसी राज्य को इसकी राशि प्राप्त होगी। अभी तक हमने बात करी है कि जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स में केंद्र टैक्स कैसे अधिरोपित करती थी। अब हम बात करेंगे कि राज्य सरकार इनडायरेक्ट टैक्स कैसे अधिरोपित करती है। जीएसटी से पहले राज्य सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स लगाती थी। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में एक ही राज्य में वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को होता था। यदि किसी वस्तु के कुल उत्पादन मूल्य में से इनपुट कॉस्ट को हटा दिया जाता है तो प्राप्त राशि वैल्यू एडेड टैक्स कहलाती है। यहाँ पर बता दूं कि हर राज्य का अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग टैक्स रेट होता था और इस व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं के प्रारंभिक उत्पादन से लेकर अंतिम बिक्री तक विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले मूल्य वर्धन पर टैक्स की गणना की जाती है। इसीलिए इसे मल्टी पॉइंटेड टैक्स भी कहते हैं। वैट की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस में 1954 में की गई थी और भारत में 1976 में गठित एल्केजा समिति की सिफारिश के आधार पर 1986 में सरकार ने विनिर्माण के क्षेत्र में किए जाने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत वैट के सिद्धांत को लागू कर दिया था। उससे पहले मेन वैट जो विनिर्माण क्षेत्र में लागू था, उसके बाद मॉडिफाई वैट, फिर सेंट्रल वैट, फिर उसके बाद स्टेट लेवल वैट 2005 में लागू कर दिया गया। वैट में किसी भी वस्तु पर लगने वाले टैक्स की गणना कैसे होती है। मान लीजिए आपने एक बोतल बनाने के लिए कच्चा माल खरीदा 100 रुपए में, उस पर टैक्स लगा 10 रुपए, तो 110 रुपए में आपको कच्चा माल पड़ा। आपने बोतल निर्माण के लिए वैल्यू ऐड करी जो है 40 रुपए, कितने हो गए 110 प्लस 40, 140 रुपए। अब इस पर टैक्स लगेगा 15 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 165 रुपए। अब ये खुदरा विक्रेता के पास जाएगा, उसमें परिवहन भाड़ा सब मिला के 35 रुपए का वैल्यू एडेड किया, तो कितना हो गया 165 प्लस 35 बराबर 200 रुपए। अब 200 रुपए फिर टैक्स लगेगा 20 रुपए, तो कितना हो गया 220, तो अंतिम उपभोक्ता इसे खरीदेगा 220 रुपए में। अब 1 जुलाई 2017 से लागू होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। विभिन्न प्रकार के टैक्स तथा विभिन्न प्रकार के टैक्स रेट के कारण कर व्यवस्था में जटिलताएं उत्पन्न होती थी, जिसकी वजह से उत्पादन हतोत्साहित होता था। अलग अलग राज्यों में कर व्यवस्थाएं अलग अलग थी। एक राष्ट्र एक बाजार की स्थापना में बाधा उत्पन्न होती थी। पहले क्या होता था कि टैक्स पर टैक्स के कारण कास्केडिंग प्रभाव सृजित होता था, जिससे न केवल प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती थी बल्कि वस्तु और सेवाओं की कीमत में भी वृद्धि होती थी। जटिल कर व्यवस्था विदेशी निवेश को भी हतोत्साहित करता है, क्योंकि भारतीय टैक्स सिस्टम इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम के साथ सामंजस्य नहीं बना पाती थी और जटिल कर संरचना कर अपवंचन को भी बढ़ावा देती थी, जिससे राजस्व संग्रह में भी कमी आती थी। तो अब जीएसटी के संवैधानिक प्रावधानों पर बात करें तो विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में जीएसटी पर चर्चा प्रारंभ हुई तथा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 366 के सब आर्टिकल 12 में वस्तुओं की परिभाषा है और आर्टिकल 366 के सब आर्टिकल 22A में सेवाओं की परिभाषा है। आर्टिकल 246A में प्रत्येक राज्य विधानमंडल एवं संसद को यह अधिकार देता है कि वे जीएसटी से संबंधित नियम और कानून बना सके, लेकिन वस्तु और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर सिर्फ केंद्र सरकार ही नियम बना सकेगी। आर्टिकल 269A के अनुसार वस्तु और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर आईजीएसटी अधिरोपित एवं संग्रहित करने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा एवं इससे जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित किया जाएगा। आर्टिकल 270 के अनुसार जीएसटी के अंतर्गत केंद्र द्वारा एकत्रित राशि डिविजिबल पूल का हिस्सा होगी, जिसे वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर विभाजित किया जाएगा। आर्टिकल 279A के द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में। सबसे महत्वपूर्ण जीएसटी की विशेषताओं पर बात करें तो जीएसटी वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला टैक्स है। जीएसटी उत्पत्ति आधारित न होकर गंतव्य आधारित टैक्स है, यानी डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं। और यह दोहरी कर व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही समय पर एक समान दर और एक ही कर आधार पर टैक्स अधिरोपित कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किए जाने वाले कर को सीजीएसटी और राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किए जाने वाले कर को एसजीएसटी कहा जाएगा। वस्तुओं के आयात तथा अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा आईजीएसटी अधिरोपित एवं संग्रहित किया जाएगा, अर्थात आयात को अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा। आयात पर सीमा शुल्क के अलावा आईजीएसटी भी लागू होगा। जीएसटी से बाहर अल्कोहल को रखा गया है
एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी उस तारीख से लागू होगा जिसकी सिफारिश जीएसटी परिषद द्वारा की जाएगी। जीएसटी दरों का निर्धारण संवैधानिक संस्था जीएसटी परिषद द्वारा किया जाएगा। विभिन्न राज्यों को जीएसटी से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति को केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक 100% मुआवजा देकर की जाएगी। इसके लिए 2015 और 16 को राजस्व का आधार माना जाएगा। जीएसटी से एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की संकल्पना साकार करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसका लक्ष्य एकीकृत राष्ट्रीय साझा बाजार की स्थापना करना है। अब एक लास्ट पॉइंट, जीएसटी की गणना कैसे होती है। मान लीजिए एक बोतल बनाने के लिए आपने कच्चा माल खरीदा 100 रुपए में, उस पर 10% CGST और 10% SGST लगेगा, तो टोटल 120 रुपया हो गया। अब इसमें वैल्यू ऐड करी 100 रुपए की, जो टैक्स लगा कच्चा माल को खरीदने में वो काउंट नहीं होगा। इसमें इनपुट कॉस्ट 100 रुपए प्लस वैल्यू एडेड 100 रुपए, तो टोटल हो गया 200 रुपए। अब इस पर CGST 20 रुपए और SGST 20 रुपए लगेगा, तो टोटल 240 होगा। अब यह खुदरा विक्रेता पर जाएगा। इसमें इनपुट कॉस्ट थी 200 रुपए और वैल्यू एडेड करेगा खुदरा विक्रेता 100 रुपए की, तो टोटल हो जाएगा 300 रुपए। अब CGST 30 रुपए और SGST लगेगा 30 रुपए, तो टोटल होगा ये 360 रुपए। अब अंतिम उपभोक्ता जो भी होगा उसको 360 रुपए ही देने होंगे। इसका फायदा यह हुआ कि जो पहले टैक्स पर टैक्स लगता था, जिसकी वजह से कास्केडिंग प्रभाव सृजित होता था, अब वह ये नहीं होगा। इसी प्रकार IGST पर भी लागू होगा। इससे उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार की डिमांड तार्किक रूप से बढ़ेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और उद्योग और व्यापारियों को लाभ होगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निवेश को अधिक बढ़ावा मिलेगा और इससे अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी हमें मिलेगी। धन्यवाद।